59. Total out of 70, we are declaring today 50. नाम पढ़ेंगे, उसमें मैं बताता हूं। उसमें बनिया है 13, ब्राह्मण है 15, और बनिया 3, ब्राह्मण 15। अभी भाई एक बार बाद में आपकी जो सवाल है उसका जवाब दें। पहले सूची पढ़ लेते। हाँ जी, पहले सूची पढ़ेंगे, बाद में इसके उसके बाद एक मिनट सब मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक विश्वप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति में सभी जो माननीय सदस्य थे सभी ने भाग लिया और विचार मंथन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तराखंड के लिए, जिसे देवनगरी भी बोलते हैं, देवताओं की धरती भी बोलते हैं, उनके बारे में जिन नामों पे मोहर लगाई उनके नाम की घोषणा आपके सामने मैं समझ में करता हूं। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान और युवा नेतृत्व देने वाले और उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड के विकास की चिंता करने वाले, विकास करने वाले ऐसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वो हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार से। पुरोला से श्री दुर्गेश्वर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति ने यमुनोत्री में श्री केदार सिंह रावत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। गंगोत्री से श्री सुरेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बद्रीनाथ से श्री महेंद्र भट्ट, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। थराली से श्री भोपाल राम टमटा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने रुद्रप्रयाग से श्री भरत सिंह चौधरी, उनके नाम को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार से घनसाली से शक्तिलाल शाह, वह चुनाव लड़ेंगे। देवप्रयाग से विनोद कंडारी, वह चुनाव लड़ेंगे। और उत्तराखंड में मंत्री श्री सुबोध उनियाल, वह नरेंद्र नगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। इसी प्रकार से प्रताप नगर, यहाँ से श्री विजय सिंह पंवार उर्फ गुड्डू भैया, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और धनौल्टी से केंद्रीय चुनाव समिति ने श्री प्रीतम सिंह पवार, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चकराता से श्री राम शरण नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। इसी प्रकार से विकास नगर से श्री मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सहसपुर से सदेव सिंह पुंडीर, धर्मपुर से विनोद चमोली और रायपुर से श्री उमेश शर्मा काऊ, बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, लोकप्रिय हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजपुर रोड से पूर्व मंत्री श्री खजान दास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और
देहरादून कैंट से श्रीमती सविता कपूर यह प्रत्याशी होंगी। मसूरी, हम सबको मालूम ही है कि ओआरओपी जो 30 सालों से डिमांड थी, कांग्रेस ने कभी भी पूरा नहीं किया, उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उत्तराखंड में बहुत अधिक हमारे पूर्व सैनिक भाई रहते हैं, इसलिए मसूरी से गणेश जोशी यह पूर्व सैनिक भी रहे हैं और सैनिक कल्याण के मंत्री भी हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ऋषिकेश से विधानसभा के अध्यक्ष अभी जो हैं स्पीकर महोदय, बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार का हमने आपको बता ही दिया कि एसएससी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव वहां से लड़ेंगे श्री मदन कौशिक जी। और बीएचईएल रानीपुर, यहां से श्री आदेश चौहान, ज्वालापुर से श्री सुरेश राठौर, भगवानपुर से मास्टर सत्यपाल, रुड़की से श्री प्रदीप बत्रा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम की स्वीकृति दी है। खानपुर से श्रीमती कुंवर रानी देवयानी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मंगलौर से दिनेश पवार, मंगलौर से दिनेश पवार, लक्सर से संजय गुप्ता जी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार ग्रामीण स्वामी यतीश्वरानंद जी, यह मंत्री भी हैं उत्तराखंड सरकार में, स्वामी जी यतीश्वरानंद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से होंगे। यमकेश्वर से श्रीमती रेणु बिष्ट, पौड़ी से श्री राजकुमार पोरी, यह पार्टी के प्रत्याशी। और श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत, आप सब जानते ही हैं, यह मंत्री हैं, यह वहां से चुनाव लड़ेंगी। और चौबट्टा खाल से, जिनको सभी जानते हैं, मतलब कई राज्यों में जानते हैं, जिनको धर्म और आध्यात्म के रूप में कई राज्यों में उनको लगातार देखते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं और वहाँ पे उत्तराखंड में मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय सत्यपाल महाराज जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे चौबट्टा खाल से। हाँ, आदरणीय सत्यपाल महाराज जी वह चुनाव लड़ेंगे, मंत्री भी हैं। चौबट्टा खाल। लैंसडाउन से श्री दिलीप सिंह रावत, और धारचूला से श्री धन सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। डीडी हाट से यह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे, अभी उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी हैं, बिशन सिंह चुफाल जी यह चुनाव लड़ेंगे। पिथौरागढ़ से श्रीमती चंद्रा पंत पार्टी की उम्मीदवार होंगी। और गंगोली हाट से श्री फकीर राम टमटा, यह केंद्रीय चुनाव समिति में इनके नाम पे मोहर लगाई है। कपकोट से सुरेश गरिया चुनाव लड़ेंगे। बागेश्वर से श्री चंदन राम दास, लोकप्रिय व्यक्ति है, यह चुनाव लड़ेंगे। द्वाराहाट से श्री अनिल शाही, यह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के कैंडिडेट हैं। साल्ट से श्री महेश जीना, वह चुनाव लड़ेंगे, अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव में जीते थे, अभी वहां से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। सोमेश्वर से अभी उत्तराखंड में सरकार में मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, लोकप्रिय भी है, यह वहां से चुनाव लड़ेंगी। अल्मोड़ा से श्री कैलाश शर्मा चुनाव लड़ेंगे। और लोहा घाट से यहाँ से श्री पूरन सिंह फरत्याल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चंपावत से कैलाश गहतोड़ी यह होंगी। भीमताल से श्री राम सिंह कैरा, नैनीताल से श्रीमती सरिता आर्य
कालाडूंगी से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने पार्टी के संगठन को काफ़ी आगे तक विस्तार दिया और उत्तराखंड में मंत्री हैं ऐसे श्री बंशीधर भगत जी चुनाव लड़ेंगे। रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट और जसपुर से डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल, काशीपुर से सरदार त्रिलोक सिंह चीमा, बदपुर से श्री राजेश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे। गदरपुर से बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किच्छा से राजेश शुक्ला पार्टी के प्रत्याशी होंगे और सितारगंज से सौरभ बहुगुणा, जो विजय बहुगुणा की जो सुपुत्र है, वह चुनाव लड़ेंगे। नानक मता यहां से डॉक्टर प्रेम सिंह राणा चुनाव लड़ेंगी। मित्रों, मैं इतना कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3/4 बहुमत के साथ पिछली बार बनी थी और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पे काम हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का 1 दशक का सपना है कि उत्तराखंड का विकास, सौंदर्यीकरण किस प्रकार से होना चाहिए और जिस प्रकार से विकास वहां हो रहा है, पुष्कर सिंह धामी उनके साथ काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उत्तराखंड का विकास जो हो रहा है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। केदारनाथ का जिस प्रकार से जो सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार और दिव्यता और भव्यता का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, उत्तराखंडी ने पूरे देश ने देखा और देश को इस बात पे गर्व है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा केदारनाथ का जिस प्रकार से दिव्यता और भव्यता का काम हुआ। यूपीए जो थी तो उत्तराखंड के साथ लगातार सौतेला व्यवहार करती थी। यूपीए की जब सरकार थी, उत्तराखंड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसको संवारने का, उसका विकास के रास्ते पे आगे ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वहां पे हो रहा है। कांग्रेस तो उस समय भी, कांग्रेस के कई नेता उत्तराखंड का जब गठन हो रहा था तो उस समय भी उन लोगों ने विरोध किया था उत्तराखंड का। इसलिए वहां की जनता का पूरा विश्वास है कि जो उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, उत्तराखंड आज पूरे देश भर में सबसे अधिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसमें किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। ये मुझे आप सबसे कहना था। और केंद्रीय चुनाव समिति ने जो नाम डिक्लेयर किया, जो नाम की मोहर लगाई, उस नाम को आपके सामने मैंने पढ़ा। यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रॉप तो बदलाव हुआ, ड्रॉप मत कहिए, बदलाव 4 सीटों का होगा। बदलाव कटा नहीं, बदलाव 10 बदलाव जोड़ के। और इसमें 31 ग्रेजुएट है, 18 पोस्ट ग्रेजुएट है और 4 स्पिरिचुअल लीडर है। आपको सारा ब्रेकअप मैं दे दूंगा, बाकी भेज देंगे आपको। 10% महिलाओं को टिकट दिया है, 10% से ऊपर। SC/ST का तो ST का बता देंगे आपको थोड़ी देर में, बता दिए। 10 बोला ना, 10 में बदला हुआ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
तो 70 में से 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि 59 सीटों पर विधानसभा चुनाव जो होना है उसको लेकर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए बीजेपी की ओर से। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बार हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले कि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, इसमें से 59 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नाम बीजेपी की ओर से घोषित कर दिए गए हैं। और साथ ही बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया कि इस बार 10% यानी कि 10% महिलाओं को टिकट इस चुनाव में दिए गए हैं। आपको बताते चले कि इस बार के चुनाव में एससी, ओबीसी यानी कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं उनको भी काफी ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। आपको बताते चलें कि 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए और एक एक करके आपको बताते हैं कि प्रदीप बत्रा रुड़की से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि रुड़की विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वो। हरिद्वार ग्रामीण से यतीश्वर आनंद चुनाव लड़ेंगे। यमकेश्वर से रेणु बिष्ट चुनाव लड़ेंगी। ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल चुनावी मैदान में होंगे। जवालापुर से सुरेश राठौर मैदान में होंगे। वहीं लैंसडाउन से दिलीप सिंह रावत मैदान में होंगे। तो 59 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपको बताते चले कि खटीमा से ही पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं और 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। हरिद्वार से मदन कौशिक, नरेंद्रनगर से सुबोध उनियाल, विकासनगर से मुन्ना सिंह चौहान, रुड़की से प्रदीप और साथ ही मसूरी से गणेश जोशी, ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल, ज्वालापुर से सुरेश राठौर, चंदन दास बागेश्वर से, सल्ट से महेश जीना, सोमेश्वर से रेखा आर्य, धर्मपुर विनोद चामोली लड़ेंगे यहां से और पूर्ण सिंह लड़ेंगे। आपको बताते चले कि भीमताल से राम सिंह कैरा लड़ेंगे। वहीं नानकमत्ता से प्रेम सिंह राणा, कर्णप्रयाग से अरुण नौटियाल, नैनीताल से सरिता आर्य चुनावी मैदान में होंगी। खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है बीजेपी की ओर से। एक बार फिर से खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्या लगता है इस बार ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी को वो लोगों के बीच लेकर आएंगे? बिल्कुल, सुबह से ही जिस तरीके से हम एक खबर चला रहे थे, आपको हम दिखा रहे थे कि तकरीबन 59 सीटों पर जो है भाजपा के प्रत्याशियों के फैसला करते हुए चालू करते थे और इस तरीके से अभी इस तरीके से भाजपा की तरफ से 59 सीटों की जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है और हम उसमें देखें मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है वो पटना जो उनका ही विधानसभा क्षेत्र है वहीं से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक वो हरिद्वार से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं जिस तरीके से देहरादून की अगर हम बात करें, देहरादून में जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से विनोद चामोली जो विधायक हैं वो दोबारा उनको प्रत्याशी बनाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको किया है और वहीं मध्य से गणेश जोशी को टिकट दिया गया है और वो वहाँ विधायक और वर्तमान में जिस तरीके से उस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। इसके अलावा अगर हम देखें राजपूत से लगातार कहा जा रहा था कि पार्टी जो है वो प्रत्याशी बदल सकती है, लेकिन एक बार फिर उन्होंने खजानदार जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है उनको दोबारा जिस तरीके से मौका दिया गया है और एक बार फिर अगर हम देखें बदलाव की अगर हम बात करें तो चक्राता में प्रत्याशी को बदलने का कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं प्रयास किया है और इस बार जो है रामचंद्र नौटियाल को वहाँ से टिकट देने का काम किया है। विकासनगर से अगर हम देखें वहाँ के जो विधायक हैं ज्ञानेंद्र, देखिए 70 में से 59 विधानसभा सीटों पर ऐलान कर दिया गया है और साथ ही बीजेपी का ये कहना है कि इस बार 10% महिलाओं को भी टिकट दी गई है। बिल्कुल, इस बार जिस तरीके से लगातार ये बात कह रही थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इस बार पूरा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी समीकरणों को साधते हुए इस बार टिकट जो है वो जारी किए गए हैं, चाहे यूथ हो या फिर महिला हो, सभी के समीकरणों को साधा गया है। दूसरी तरफ जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कई जो विधायक हैं उनके कहीं ना कहीं टिकट कट सकते हैं और
कई समीकरण अलग भी देखने को मिलेंगे। अगर हम खास तौर पे देखें खानपुर से जो कि भाजपा के विधायक हैं प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी पत्नी को इस बार टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहां से एक बदलाव साफ तौर पे यहाँ पे देखा गया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को प्राथमिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की ज्ञानेंद्र, तरफ से देखिए इस बार उम्मीदवारों किया के गया है। नाम जब और घोषित ये, किए जाते हैं तब ये कहीं ना जरूरी कहीं भी होता उम्मीद था। लगाई जाती है कि जनता के बीच जो उनकी छवि है, जो उनकी भूमिका रही है, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ये तय कर लेती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आखिर क्या जनता उनको साथ देगी या नहीं देगी। ऐसे में अगर हम बात करें उम्मीदवारों की, तो सभी जाने माने उम्मीदवार जो है बीजेपी की ओर से मैदान में उतारे गए हैं। क्या समझे इस बार एक बार फिर से सभी एकता के साथ बीजेपी को सत्ता में वापस ला सकेंगे? देखिए खास तौर पे कई तरह के जो समीकरण हैं उसे साधने की कोशिश इस बार विधानसभा के चुनाव में भाजपा की तरफ से अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते हुए किया गया है। खास तौर पे अगर हम देखें लंबे समय से कई प्रत्याशियों को बदले जाने की चर्चाएं थी। अगर हम देखें नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल एक बार फिर वहां से जो है कैंडिडेट हैं भाजपा के। हालांकि चर्चाएं लगातार चल रही थी कि वो नरेंद्र नगर से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पार्टी उनको कहीं ना कहीं ऋषिकेश से टिकट दे सकती है, लेकिन इस तरह कुछ होता यहाँ नजर नहीं आया। नरेंद्र नगर से एक बार फिर पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और वहां से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें ऋषिकेश से जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनको दोबारा पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और एक बार फिर वहां से प्रत्याशी बनाने का काम किया है। खासतौर पे ये ऐसे समीकरण हैं जो लगातार चर्चाओं के विषय बना हुआ था कि यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ कुछ ऐसा खास होता नजर नहीं आया। एक बार फिर जो है ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल को टिकट मिला है, नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो परिवारवाद की बात की जा रही थी, कई तरह की बातें की जा रही थी कि एक परिवार में एक ही टिकट दिया जाएगा, तो ये भी समीकरण इस बार खास तौर पे उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने दिखाने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से विकासनगर और में मुन्ना सिंह चौहान को पिछली बार टिकट दिया गया था, हालांकि इस बार भी मुन्ना सिंह चौहान को टिकट दिया गया है, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से चक्राता में जो कि बगल का ही विधानसभा क्षेत्र है वहां से उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था मधु चौहान को, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और रामशरण नौटियाल जो कि गायक हैं, जुबिन नौटियाल उनके पिता हैं, उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विश्वास जताते हुए उनको टिकट दिया है। वो क्षेत्र जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रीतम सिंह हैं पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका क्षेत्र माना जाता है। काफ़ी लंबे समय से वो विधानसभा के चुनाव वहाँ जीतते रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार उनके सामने एक बार रामशरण नौटियाल को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो एक बदलाव साफ तौर पर उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई है उसमें करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और लंबे समय से भी इसका डिस्कस भी चल रहा था कि किस तरीके से इस बार यूथ को और महिलाओं को और कहीं ना कहीं सारे समीकरणों को साथ के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। और वो हमने देखा भी है कि जो 59 जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, इन समीकरणों में हर तबके को कहीं ना कहीं जोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार की गई है। और जिस तरीके से कहा भी जा रहा था, हमने सुबह से दिखाया है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाएगी, कई नाम हम पहले भी गिना भी चुके थे और ऐसे में जिस तरीके से जो समीकरण आए हैं बिल्कुल सटीक भी बैठ रहे हैं। खासतौर पे अगर हम देखें तो क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार जो बदलाव की बातें हो रही थी, तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि भाजपा की तरफ से कुछ प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, उनको हारने का डर है, कई मंत्रियों के ऊपर इस तरह की बातें भी कही जा रही थी। लेकिन अभी जो लिस्ट आई है उसमें साफ तौर पर हम देखें जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने ही विधानसभा चुनाव क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ेंगे। खासतौर पे अगर हम देखें अरविंद पांडे की ही बात करें, वो गदरपुर से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। राजेश शुक्ला जो हैं वो किच्छा से चुनाव लड़ते हुए आएंगे। तो ये तमाम जो समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ जो राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल जी, वो भी इस समय मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच रुक कर लेते हैं दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी बने हुए हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? हमारी टीम बहुत सोच विचार के बड़े मंथन के बाद एक संतुलित टीम है जिसमें सभी वर्गों को साधा गया है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, सब वर्गों के प्रतिनिधि इस टीम में हैं और इस टीम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब की बार 60 पार का नारा सार्थक करेगी। कई प्रत्याशियों के टिकट भी कटे हैं, जो कहीं ना कहीं परिवारवाद की भी बात की जा रही थी, एक परिवार में एक ही टिकट दिया जाएगा, वो भी इस बार देखने को मिला। हाँ, एक परिवार में एक ही टिकट दिया गया।
साफ तौर पे आप सुन भी रही हैं और हमने बताया भी किस तरीके से इस बार के जो समीकरण रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी था इस बार के चुनाव में। लंबे समय से भाजपा ये बात कह रही थी कि एक परिवार में एक ही टिकट दिया जाएगा, वो भी यहाँ इस बार के चुनाव में देखने को मिला है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, एक बार फिर से खटीमा से ही पुष्कर सिंह धामी जो है चुनावी मैदान में उतरे। कहीं ना कहीं क्या समझे बीजेपी की ओर से सेफ गेम जो है वो इस बार चुनाव में खेला जा सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार चल रही है, वो चेहरा है सरकार का। और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ के प्रभारी जो कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश जोशी, उन्होंने जो सूची जारी की, उसके बाद उसको आगे जो मंथन किया गया उसमें 10 टिकट जो है वो काट दिए गए हैं। जो लोग पहले विधायक थे, पहले कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण पदों पे थे, उनके टिकट काट दिए हैं। महिलाओं को साधने के लिए जरूर उन्होंने 10% मतलब 60 टिकट जो है महिलाओं को दिए हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बड़े नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे इसमें इस सूची में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आने वाला जो अभी 11 जो बाकी, क्योंकि अभी 59 70 में से केवल 59 जो टिकट है वो घोषित किए गए हैं। 11 सीटें अभी बाकी हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समाहित किया जा सकता है। और जिस तरीके की राजनीति की स्थिति उत्तराखंड की जो देखी जा रही है, जिसमें बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे जो नेता हैं वो माइक पे तो कैमरे के सामने कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कैमरे के बैक में जरूर जाके वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है सब कुछ बहुत बेहतर नहीं है। इसीलिए 11 जो सीटें, जो 11 टिकट अभी रोक के रखे गए हैं, उसमें किस तरीके से अब कौन लोग आते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा पूजा। लेकिन अभी तक जो सूची है, जो सूची जारी की गई है, उसमें बहुत एहतियात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बरता है। और जो नेता हैं वो नेता कहीं भी किसी भी धड़े को इस समय साधने चाहते हैं। और क्योंकि चुनाव का जब दौर होता है, जब हम चुनाव के दौर में होते हैं, तो किसी की नाराज़गी जो है वो लेना मुनासिब नहीं होता है। इसी वजह से पूरा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी तमाम तरह की जो विचारधाराएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो हिंदुत्व को लेकर आगे चलते हैं। और इसमें बनिया और ब्राह्मण का बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन इन टिकटों में देखने के लिए मिला है। और इसको कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, जो जानकार हैं, वो इसको इस दौर पे देख रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी लाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विकास के जो मुद्दे हैं, विकास के जो अब तक उन्होंने जो विकास किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए राजकुमार, समझने वाली बात यह है कि हाल ही में जो हरक सिंह रावत है कैबिनेट मंत्री, उनको हटाया गया था, कोटद्वार से वो विधायक थे। ऐसे में सबसे बड़ा असमंजस और जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है बीजेपी पर कि आखिर कोटद्वार से किस उम्मीदवार को उतारा जाए, किस प्रत्याशी को उतारा जाए कि जो प्यार हरक सिंह रावत के साथ बना हुआ था वो उस उम्मीदवार पर भी बना रहे और बीजेपी वहां से भी जीत दर्ज करे। क्योंकि साफ तौर पर हरक सिंह रावत की ओर से कहा गया है कि इस बार बीजेपी हार के बिल्कुल करीब जाता जा रहा है और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी। बिल्कुल बहुत अहम सवाल है पूजा। और इसको कहीं भी, क्योंकि जिस समय अगर हम बैक फुट पे जाकर देखें, 5 साल पहले जब हरक सिंह रावत कांग्रेस के विधायक बने थे और कांग्रेस के विधायकों को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, वो बहुत अहम था। उस समय सरकार बनाना बेहद जरूरी शायद महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार के जाने का जो दौर हुआ, जो बीच में बहुत सारी चीज़ें आई, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रेम था, कांग्रेस का प्रेम, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से समझा और एक पॉलिटिकल गेम खेला ना। और जिस तरीके से हरक सिंह रावत के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया, क्योंकि बार्गेनिंग पावर कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और इसको भी बहुत अहम देखा जाता है, क्योंकि चोट जरूर लगी है हरक सिंह रावत को और वो बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। बिल्कुल रुक करना चाहेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अगर इस बार की सूची की हम बात करें तो इस बार हर उस मंत्री का नाम दोबारा से लिया गया है जो पहले से ही उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और विधायक हैं। ऐसे में बहुत कम बदलाव इस बार की सूची में किया गया। क्या समझे बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं बिना बदलाव वाला मंत्र इस बार अपनाया जा रहा है जीत के लिए, क्योंकि जनता को पहले से ही जिन विधायकों पर विश्वास है, तो एक बार फिर से विश्वास करके जनता उन्हें चुनेगी या फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा? बड़ा सवाल।
देखिए सभी विधानसभा सीटों पे जिस तरीके से भाजपा की तरफ से दावेदारों की जो संख्या थी वो काफ़ी अधिक थी। तकरीबन 28 ऐसी सीटें थी जिन पे जो पैनल बना के केंद्रीय पार्लियामेंट को प्रदेश भाजपा ने भेजने का काम किया था, उस पे तकरीबन 3 से अधिक नाम थे, जिन पे कि एक ही प्रत्याशी का चयन करना था। खासतौर पे अगर देखें जिस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने जो पिछली बार जो विधानसभा क्षेत्र उनके रहे हैं वहीं से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि एक प्रभुत्व रखते हैं अपने क्षेत्रों में। जिस तरीके से अभी जो नाम लिस्ट आई है सभी, अगर वो चाहे वो रेखा आर्या की बात कर लें या फिर अरविंद पांडे की बात कर लें या फिर सुबोध उनियाल की ही बात कर लें, इन सभी को उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से टिकट देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन मौजूदा समय में सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के साथ इस समय यही है कि जो नाखुश दावेदार हैं, क्योंकि लंबे समय से जिस तरीके से देखा जा रहा था कि कई जगह जो मंत्रियों के क्षेत्रों में विरोध हो रहा था, कई विधायकों के भी विरोध हो रहे थे, उनको टिकट नहीं देने जाने की बात की जा रही थी, प्रदेश कार्यालय तक में विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। ऐसे में इन नाखुश जो दावेदार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से जुड़े हैं पार्टी से, ऐसे में उनको अब कहीं ना कहीं मनाने की कवायद होनी चाहिए। और प्रदेश कार्यालय की स्थिति हम दिखाएंगे कि प्रदेश कार्यालय में किस तरीके से कहीं ना कहीं नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ बढ़ने लगे हैं। साफ तौर पे एक चहलगर्मी है उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय भाजपा में, आप साफ तौर पे देख सकते हैं जिंदाबाद के भी नारे कई समर्थक जो हैं साफ तौर पे लगाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर पूरे प्रदेश कार्यालय में देखें जिस तरीके से लगातार जो कार्यकर्ता आ रहे हैं और चहलगर्मी जो है यहाँ बढ़नी शुरू हो गई है, ये कहीं ना कहीं यही वजह है कि जिस तरीके से हमने देखा है, चाहे वो चुनाव से पहले जिस तरीके से कई दावेदारों के जो नाम थे, कई दावेदारों की बातें की जा रही थी, जो दावेदार पहल कर रहे थे, प्रत्याशी कहीं ना कहीं बन के सामने आना चाह रहे थे और ऐसे में विरोध प्रदर्शन भी मंत्रियों के खिलाफ हुए, विधायकों के खिलाफ हुए। लेकिन जो उम्मीदवारी है इस बार प्रत्याशी जो का चयन हुआ है, खासतौर पे उन मंत्रियों उन विधायकों को तवज्जो देने का कहीं ना कहीं काम किया गया है। दूसरी तरफ महिलाओं को भी इस वर्ग में रखा गया है, यूथ को भी कहीं ना कहीं फोकस रखा गया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो परिवारवाद नहीं होने की बात की जा रही थी कि परिवारवाद नहीं चलेगा, इस तरह से फैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इस बार टिकट देते हुए इस पे साफ तौर पे भाजपा ने जोर दिया है। एक परिवार से एक ही टिकट जो है वो दिया है, ये भी देखा गया है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी टिकट देने का काम किया है। मैंने पहले भी बताया किस तरीके से खानपुर से कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी को इस बार टिकट दिया गया है, जो कि वर्तमान में वो भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट ना देके उनकी पत्नी को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप बने रहिएगा। रुक कर लेते राजकुमार का। राजकुमार, जिस तरह हमने जिक्र किया हरक सिंह रावत की, तो उनकी ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस के लिए अपनी सेवा देते रहेंगे, चाहे उन्हें कांग्रेस में वापस लिया जाए या ना लिया जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो उनको चुनौती देंगे। अगर हम पीछे जाते हैं तो जब से उत्तराखंड का विकास हुआ है, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, तब से ही लगातार लोकप्रिय नेता वो रहे हैं लोगों के बीच। चाहे लैंसडौन से उनकी जीत की बात करें, 2 बार वो वहां से जीते, रुद्रप्रयाग से जीते और कोटद्वार से भी जीते। लोकप्रियता जो है वो काफी ज्यादा है। तो अगर वो खिलाफ खड़े होते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के, तो क्या ये चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए? देखिए, सवाल बहुत अहम है पूजा, लेकिन राजनीति में जब पत्ते फेंटे जाते हैं तो जब पत्ते खुलते हैं तब पता लगता है। हालांकि ताश के पत्तों की तरह वो फेंटे गए हैं, स्वाभाविक सी बात है। और आज उनकी बार्गेनिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी इस मंच से भी दिखाई दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं गठन उत्तराखंड का किया है और उसके अलावा जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार वहाँ पे विकास के रास्ते को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पहाड़ में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ट्रेन जा सकती है, लेकिन आज वहाँ ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जा रही हैं। उनके विकास के जो मुद्दे हैं उनको भी कहीं ना कहीं लेकर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। और जहाँ तक आपका मूल सवाल है, कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और वो पूरी ताकत लगाएंगे कहीं ना कहीं धामी को हराने में। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीति के जानकार भी इस चीज़ को देखते हैं कि दुश्मनी अगर होती है, पॉलिटिक्स में अगर दुश्मनी होती है, क्योंकि उनका सब कुछ नेस्तो नाबूद हो चुका है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक चाल चली, पहले उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया हरक सिंह रावत को, उसके बाद फिर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और
कहीं ना कहीं बहुत अहम होता है जब हम किसी पद पर होते हैं। एक सोचकर देखिए, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता जब नहीं होता है किसी में, तो बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है। जिस आदमी की बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है, और हरक सिंह रावत पुराने नेता हैं, निश्चित तौर पर उनके लोग भी होंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है जो व्यक्ति दूसरी पार्टी के चुने हुए विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो इतना हल्के में आंकना, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं अगर एक दुश्मन अगर खड़ा होता है और सारे दुश्मन अगर मिल जाते हैं तो कई लोग मिलकर कई बार बहुत महत्वपूर्ण आदमी का शिकार कर देते हैं। इस बात को बहुत अहम माना जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार अपने विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी तो उसमें कहीं ना कहीं जंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के भी जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, वो भी इस पे दाव पे लगेगा। और हरक सिंह रावत का तो जो भविष्य दाव पे लग चुका है। बिल्कुल। ज्ञानेंद्र, क्या लगता है इस बार खटीमा से एक बार फिर से विधायकी के लिए लड़ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और साथ ही चैलेंज ये है हरक सिंह रावत की ओर से कि अगर वो जहां से भी, जिस भी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा अगर कांग्रेस मौका देगी और उन्हें जरूर हराऊंगा। क्या जनता का जो प्यार उन्हें पहले मिला, क्या एक बार फिर से उन्हें मिल पाएगा, या फिर इस बार वाकई में परिवर्तन देखने को मिलेगा, आशीर्वाद जनता का नहीं मिल पाएगा? क्या लगता है? देखिए, उत्तराखंड की अगर इतिहास, चुनावी इतिहास पे फोकस करें तो यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकारें रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है इससे कुछ कह पाना अभी काफी कठिन है। चुनावी जो समीकरण है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लहर लगातार जो है कभी कांग्रेस की झोली में कभी भाजपा की झोली में होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान समय में ये देखने वाली बात होगी कि किस सीट से कौन से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस की तरफ से बात कही गई थी कि जब भाजपा अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी उसके बाद से ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। अब सबकी जो निगाहें हैं वो कांग्रेस की लिस्ट पे है कि कांग्रेस आखिर कौन से, जैसे कि हॉट सीट की अगर हम बात कर लें, जो बड़े चेहरे हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं चुनावी मैदान में, जो प्रदेश के मुखिया हैं जो खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जो कि हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तमाम ऐसे सीट हैं। अगर हम देखें नरेंद्र नगर सीट की बात कर लें या फिर ऋषिकेश सीट की बात कर लें, कई ऐसे सीट हैं जहां पे कांटे की जो टक्कर इस बार रहेगी, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होते हैं ये बहुत ही अहम होने वाला है। और ये यही वजह है कि कांग्रेस इस बात पे जोर दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जो जारी करे उसके बाद ही वो अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोलेंगे कि कौन सी विधानसभा पे उनके प्रत्याशी कौन होंगे। ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कई ऐसी सीटें हैं, उसको हम गिनाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ कांग्रेस अपने कौन से प्रत्याशी उतारने वाली है। ये कांटे की टक्कर जो है खासतौर पे हो सकती है अगर हम देखें तो। और जो संभावनाएं बन रही हैं कि आज शाम तक कांग्रेस जो अपनी पहली सूची है वो जारी कर सकती है। संभवतः 50 के करीब जो सूची है वो बन के तैयार हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की, वो जारी हो जाएगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये समीकरण स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना जो है दमदार होने वाला है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। ज्ञानेंद्र, देखिए आपने जिक्र किया कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की धर्मपत्नी को इस बार बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया, लेकिन अगर हम जिक्र करें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो भूमिका रही है वो काफी ज्यादा धूमिल रही, चाहे फिर तमंचे पे डिस्को की बात कर लें या फिर हवा में बंदूक लहराना, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसके कारण वो काफी ज्यादा आलोचना में रहे। क्या लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं उनकी जो धूमिल लोगों के सामने छवि है वो भारी पड़ सकती है? देखिए, भाजपा की तरफ से पहले ही लगातार ये बात किया जा रहा है कि भाजपा जो है वो एक कहीं ना कहीं एक शिष्टाचार वाली पार्टी है और शिष्टाचार को काफ़ी तवज्जो देने का काम किया जाता है। समय समय पे हमने देखा कि किस तरीके से कई विधायकों की तरफ से जो है शिष्टाचार का हनन किया गया और कहीं ना कहीं इस बात का पार्टी ने संज्ञान लिया, समय समय पे उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई और बाद में भले भी उन पे विचार करने के बाद, उनको निर्देश देने के बाद उनको भले ही बहाल कर दिया गया हो पार्टी में। और ऐसे में जो खानपुर के जो विधायक हैं प्रणव कुंवर सिंह चैंपियन,
उनका कई ऐसा मामला रहा है जिसको लेके पार्टी को कहीं ना कहीं कई बार कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। विपक्षी पार्टियों ने लगातार उस पर निशाना भी साधा है और वर्तमान में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार समय समय पर इस तरह की स्थितियां बनी, यही वजह है कि पार्टी ने एक बदलाव वहां से किया। दूसरी तरफ एक महिला चेहरे को आगे किया, उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया, प्रत्याशी के रूप में उनका चयन किया। अब ये कहीं ना कहीं एक भुनाने की प्रक्रिया है और एक संदेश भी है कि अगर जो पार्टी के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी तरफ पार्टी वहां से जानती है कि जो खानपुर के जो कुंवर प्रौन सिंह चैंपियन एक दमदार प्रत्याशी हैं और एक प्रभुत्व है उनका, क्योंकि वो कांग्रेस में भी विधायक रहे हैं। ऐसे में अगर वहां से उनको टिकट नहीं दिया जाता तो वो कांग्रेस का दामन भी थाम सकते थे। लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं एक दाव खेला और उनकी पत्नी को टिकट देने का काम किया। तो काफी सोच विचार के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है आप बने वो जारी रहिएगा की है। हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, रुक करना चाहूंगी राजकुमार का। राजकुमार, देखिए 59 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए गए हैं, 11 ही सीटें अब बची हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, मंत्रियों की ओर से, यहां तक कि पीएम प्रधानमंत्री की ओर से भी लगातार ये कहा गया है कि हम ओबीसी जो लोग हैं या फिर मंत्री हैं या उम्मीदवार हैं उनको इस बार ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। क्या इस बार कितने % जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको सीट मिली है? राजनीति में यदि इसकी बात की जाए तो ये 59 जो अभी तक जो टिकट घोषित किए गए हैं तो इसमें तकरीबन 12 के आसपास लोग ऐसे हैं कि जो SC ST और OBC कोटि के माने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूजा एक चीज़ और ये जो 11 सीटें अभी रोक के रखी गई हैं, अभी ये जो सूची जारी हुई है इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहता है वहाँ पे, किस तरीके के, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता अपने नेता के नेतृत्व में कहीं ना कहीं वो करता है, अपनी राजनीति करता है और कहीं एक आधार होता है। तो जो जिन लोगों के टिकट कटे हैं उन लोगों को किस तरीके से समाहित किया जाएगा, कैसे उनको रखा जाएगा। जहाँ तक आपका मूल सवाल है ओबीसी का, तो ये जो 11 टिकट बचे हुए हैं इनमें भी कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी मानी जा रही है और पूरा मंथन चिंतन मनन इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में इस समय चल रहा है। सुबह तकरीबन 8 बजे से यहाँ पे एक केंद्रीय समिति जो है चुनाव समिति, उसकी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हुए और उसके बाद जो प्रभारी मंत्री हैं कैलाश जोशी वो अभी तक बने हुए हैं और बहुत सारे लोगों के उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए गए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर 11 सीट जो अभी भी बचा के रखी गई है बीजेपी की ओर से, उन पर किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।